हाँ जी क्लास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बेटा शुरू कर रहे हैं हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। सिंस इसका काफी ज्यादा पार्ट जो है वो डिलीट हो गया है, तो हम वो सारा पार्ट जो है वो नहीं करेंगे और हम शुरुआत करेंगे उस टॉपिक से जहां से हमने इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करना है, जिसका नाम है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। ये सारा पार्ट जो है वो नहीं आएगा कोर्स में, एग्जाम में, स्कूल में। डिफेक्ट्स ऑफ आई नहीं आएंगे और हमारा चैप्टर शुरू होता है यहां से, जिसको हम एज एन एक्टिविटी कर रहे हैं और इस एक्टिविटी का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। तो लेट्स सपोज अगर हम एक प्रिज्म ले लेते हैं। आई होप आप लोगों ने प्रिज्म जो है वो देखा होगा। अगर नहीं देखा तो इट्स इजीली अवेलेबल इन द मार्केट। इस प्रिज्म को हम क्या मार्क करते हैं? ए बी सी। और यहां पर जो ये एंगल होता है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एंगल ए इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म। इस प्रिज्म से हम एक रे ऑफ लाइट पास कर रहे हैं जो एक पॉइंट पे फॉल करती है। अब ये जिस पॉइंट पे फॉल करेगी, मुझे उस पॉइंट पे क्या ड्रॉ करना होगा? नॉर्मल। तो ये होगी हमारी नॉर्मल एन एन। जब ये रे ऑफ लाइट इस प्रिज्म से पास करती है तो इट विल शो रिफ्रैक्शन, एंड ये इस प्रिज्म से स्ट्रेट पास करके इस पॉइंट पे चली जाएगी, जहां से अगर आप देखें इट इज पासिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, तभी तो इट इज बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल। और नॉर्मल बेंड करने की वजह से हमारा ये वाला एंगल जो है वो क्या हो जाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये वाला जो एंगल है वो हो जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद जब ये रे ऑफ लाइट आगे जाके दूसरे एंड या साइड ऑफ प्रिज्म पे मीट करती है, तो यहां से हमको एक और नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। इसको हमने क्या मार्क कर लिया? एन डैश, एन डैश। एंड जब ये रे ऑफ लाइट इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से मीट करके बाहर निकलती है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये आ गया हमारा एरो रे ऑफ लाइट के मूव करने का। और ये हो गया डेंसर, ये हो गया रेयरर। तो अगेन हमारे पास एंगल आ गए। इस एंगल को हम क्या मार्क करते हैं? x। और इस एंगल को हम क्या मार्क करते हैं? e। तो बेटा एंगल e को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब अगर हम यहाँ पे कुछ पॉइंट मार्क कर दें जस्ट टू एक्सप्लेन कि कौन सी रे ऑफ लाइट क्या है, तो आपको मैं बता दूं, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इंसिडेंट रे। इस रे ऑफ लाइट को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। एंड इस रे ऑफ लाइट को हम क्या कहते हैं? एमर्जेंट रे। जो यहाँ पे चीज ऑब्जर्व करने वाली है वो ये है कि सर क्या होता है जब हम एमर्जेंट रे को पीछे एक्सटेंड कर देते हैं और जब हम इंसिडेंट रे को आगे एक्सटेंड कर देते हैं। तो ध्यान से देखिए, मैं इंसिडेंट रे को आगे एक्सटेंड कर रहा हूं और एमर्जेंट रे को मैं पीछे एक्सटेंड कर रहा हूं।
तो यहाँ पर जो एंगल बनता है, इस एंगल को हम लिखते हैं डी, और एंगल डी को हम क्या मार्क करते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, कि इंसिडेंट रे कितना डेविएट कर गई ताकि वो बाहर निकल के क्या बन जाती है, इमर्जेंट रे। और इस एंगल ऑफ डेविएशन को अगर हम मेजर करते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि किसके बराबर होता है, एंगल आई एंड एंगल ई के बराबर होता है। तो आई रिपीट, जब हम अपने ग्लास प्रिज्म से एक इंसिडेंट रे बनाते हैं तो जिस पॉइंट ऑफ ग्लास प्रिज्म पे वो मीट करती है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां से हमने क्या मार्क किया, नॉर्मल। और ये इंसिडेंट रे जब एंटर करती है प्रिज्म तो इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि इट इज मूविंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। जब ये आगे जाती है बेटा, इट मीट्स द अदर साइड ऑफ द प्रिज्म एंड देन वहां से ये बाहर निकलती है, तो इट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड मेक्स द एंगल ई। तो ओवरऑल अगर हम इंसिडेंट रे को और इमर्जेंट रे को पीछे एक्सटेंड करते हैं तो हमारे पास एक एंगल आता है जिसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये एंगल ऑफ डेविएशन हमको ये बताता है कि इंसिडेंट रे कितना बेंड कर गई टू मूव आउट एज इमर्जेंट रे, कितने एंगल से, कितने डिग्री से बेंड कर गई टू मूव आउट एज इमर्जेंट रे। एंड फाइनली हम ये ऑब्जर्व करते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन किसके बराबर होता है, सम के एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो ये डायग्राम जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी बेटा, तो लेट अस चेक। ये देखिए बेटा, कहते हैं एक प्रिज्म को प्लेस कीजिए व्हाइट पेपर के ऊपर और ट्रेस और मार्क कीजिए प्रिज्म ए एज एंगल ए, जो हमने मार्क किया एंगल, स्ट्रेट लाइन पीई जिसको बेटा हम बाद में बोलेंगे इंसिडेंट रे, touching a perpendicular या normal side AB of the prism both meeting at point E। ये देखिए बेटा, तो ये हमारी हो गई बेटा कौन सी रे, इंसिडेंट रे, ठीक है, जिसको हमने क्या मार्क किया है बेटा, PQ, और ये किस पॉइंट पे मीट कर रही है, E। ये हम क्या कहते हैं बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जिस रे को रिफ्रैक्ट करके आफ्टर मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर एंटर करेगी, उस एंगल को बेटा हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये रहा एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रे स्ट्रेट गई प्रिज्म की दूसरी साइड से, पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी, वो क्या हो गया बेटा, ई एफ। ई एफ हमारी क्या बन गई, रिफ्रैक्टेड रे। और वहां से जब रे बाहर निकलेगी एफ एस, तो बेटा वो क्या बन जाएगी, इमर्जेंट रे। और ये वाला जो एंगल आ जाएगा दूसरे नॉर्मल से और इमर्जेंट रे के बीच में, वो हमारा क्या हो गया, एंगल ई, जिसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ये हो गया एंगल ए, एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया हमारा, सॉरी दिस एंगल इज एंगल ऑफ इमर्जेंट। ये हो गया हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर हम इंसिडेंट रे को आगे एक्सटेंड कराते हैं, ये रही इंसिडेंट रे, इसको हमने आगे एक्सटेंड कराया, और इमर्जेंट रे को हम पीछे एक्सटेंड कराते हैं, तो वो जिस पॉइंट पे मिलती है जी, उसमें इन दोनों के बीच में जो एंगल आता है उसे क्या कहते हैं, डी, एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये पूरा हमारा क्या बन जाता है, प्रोसीजर बन जाता है फॉर ड्राइंग द रे डायग्राम फॉर प्रिज्म। अब इसमें हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या आती है, अगर हम EF को ज्वाइन कर दे, PE को ज्वाइन कर दे और EF को रिफ्रैक्टेड रे मानते हैं, तो PE हमारी इंसिडेंट रे बन जाती है, FS हमारी इमर्जेंट रे बन जाती है ना। बोथ इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे को अगर हम एक्सटेंड कर देख सकते हैं, वो ये G पॉइंट जो है वो ये रहा, और बेटा यहाँ पर जो एंगल बनता है उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। और जहां से हमने प्रूव किया था कि अगर हम इन एंगल्स को मेजर करते हैं बेटा, तो हमने देखा है कि एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन किसके बराबर होता है, इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल के बराबर होता है।
So this is the activity which actually proves, हालांकि इसकी derivation हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, which actually proves that sum of angle of prism and angle of deviation is equal to incident angle and emergent angle. तो बेटा देयर आर अदर टॉपिक्स आल्सो इन दिस चैप्टर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट और प्रायोरिटी के हैं एज कंपेयर टू दिस एक्टिविटी। तो बात करते हैं बेटा हमारा अगला टॉपिक जो काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आंसर्स के बेस के थ्रू ग्लास प्रिज्म। बेटा व्हाइट लाइट होता है बेटा सनलाइट, वो हमारी टॉर्च की है कि ये सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो था न्यूटन ने सनलाइट को ग्लास प्रिज्म से पास किया। जब सनलाइट को उन्होंने ग्लास प्रिज्म से पास किया तो बेटा जो व्हाइट लाइट थी, जो सनलाइट थी, बिखर गई। जिन 7 कलर्स को बेटा हम किस नाम से जानते हैं? विबग्योर। हर लेटर यहां पर एक कलर को रिप्रेजेंट करता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इस बैंड ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स को बेटा हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। एंड वो 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट होती है, उस फिनोमिना को बेटा हम क्या कहते हैं? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इन 7 कलर्स में जो सबसे ज्यादा डेविएट करता है, बेंड करता है बेटा, जो सबसे कम डेविएट करता है वो रेड कलर हो। सबसे नीचे का कलर वो कौन सा होता है? वायलेट कलर होता है। सर ये कलर्स अलग अलग क्यों हो जाते हैं? क्योंकि बेटा इन सब कलर्स की वेवलेंथ बेटा क्या होती है? डिफरेंट होती है। बेटा हम लोग जब डिस्टेंस मूव करते हैं उसको हम क्या कहते हैं बेटा? लेंथ। लेकिन जब कोई वेव डिस्टेंस कवर करती है, ट्रैवल करती है बेटा, तो उसका नाम क्या होता है? वेवलेंथ। वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम, डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा होती है। रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है और इसकी डिस्प्लेसमेंट या डेविएशन जो है बेटा वो क्या होती है बेटा? कम होती है। क्योंकि 7 के 7 कलर्स की वेवलेंथ अलग अलग है बेटा, इसलिए सबका डेविएशन जो है, एंगल से जो डेविएट करती है बेटा, वो क्या हो जाता है? डिफरेंट हो जाता है। तो इन सिंपल टर्म बना के, और बेटा इस प्रिज्म से मैंने क्या पास की? सनलाइट। तो बेटा ये यहीं से स्प्लिट होनी शुरू हो जाती है, लेकिन अल्टीमेटली जब यहां से बाहर 7 कलर्स, इन 7 कलर्स को अगर हम बेटा ऑब्जर्व करते हैं तो ये ऐसे कलर आते हैं। नीचे से ऊपर लिखा जाता है बेटा विबग्योर। इन 7 कलर्स को बेटा हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। एंड फिनोमिना जिसमें ये 7 कलर्स बेटा स्प्लिट होते हैं उनको हम कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। आपने कुछ नाम सुने होंगे। रेड कलर के ऊपर बेटा एक और लाइट होती है जिसको हम कहते हैं इंफ्रारेड। ये हमको नजर नहीं आती क्योंकि हमारी आंखों की कैपेबिलिटी नहीं है इसको देखने की। हमारी आंखों की देखने की शक्ति जो है बेटा वो एक रेंज में होती है। एंड वायलेट से नीचे जो होती है बेटा उसे कहते हैं अल्ट्रा वायलेट। इंफ्रारेड रे की वजह से सारा हीट होता है बेटा, हीटिंग इफेक्ट होता है। सनलाइट का जो हीटिंग इफेक्ट है वो इंफ्रारेड की वजह से है। और यूवी लाइट की वजह से बेटा आपने देखा है कि स्किन टैनिंग हो जाती है बेटा। ये हार्मफुल रेडिएशन होती है, ये खतरनाक होती है, लेकिन हमारे अर्थ के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर है बेटा ओजोन की, जो इसको एंटर करने नहीं देती, तो वो हमको यूवी लाइट से जो है बचाती है। तो बेटा ये होता है हमारा बैंड ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? विबग्योर। तो आप देख सकते हैं ये आ गया। रेड के ऊपर बेटा कौन सी होती है? इंफ्रारेड रेज होती है। तो ये हमारा ग्लास प्रिज्म हो गया। हमने इसमें से व्हाइट लाइट पास करी, ठीक है, तो व्हाइट राइट, एंड ये देखिए 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। दिस फिनोमिना इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। हाँ जी बेटा, तो ये है हमारा एक्चुअल डायग्राम जो आप अभी ड्रॉ करेंगे।
तो हमने वाइट लाइट को या सनलाइट को बेटा पास किया प्रिज्म से, तो ये देखिए बेटा हमारे पास 7 डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं बेटा स्क्रीन के अंदर। इंफॉर्मेशन के लिए बेटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यूवी लाइट, लेकिन बेटा ये वी कैन नॉट सी। और रेड के ऊपर बेटा कौन सी होती है, इंफ्रारेड, वी कैन नॉट सी। तो आप ड्रॉ कर सकते हैं बेटा ये डायग्राम। तो बेटा इसैक न्यूटन ने क्या ऑब्जर्व किया कि जब हम व्हाइट लाइट को ग्लास प्रिज्म से पास करते हैं तो इट स्प्लिट्स इनटू अ बैंड ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। तो एक प्रिज्म जो है वो व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में क्या कर देता है बेटा, स्प्लिट कर देता है। तो फिर इसैक न्यूटन ने सोचा कि मैं ऐसा करता हूं कि एक प्रिज्म के बाद क्या पता इस प्रिज्म के बाद इस प्रिज्म 2, तो बेटा ये जो 7 कलर है 1 2 में स्प्लिट हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। दैट मींस ये 7 कलर्स फर्दर स्प्लिट नहीं हो सकते। तो न्यूटन took another identical prism and placed 7 different colors further, पर देखा कि कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने फिर क्या किया, फिर ही inverted the second prism and observed, मतलब पहला प्रिज्म उन्होंने ऐसे रखा और दूसरा प्रिज्म उन्होंने इन्वर्ट करके रखा, तो पता लगा all colors combined back to give the white light again। तो दिस फिनोमिना या कॉन्सेप्ट वाज नोन एज रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। तो ये हमारा हो गया प्रिज्म 1, ये हो गया हमारा प्रिज्म 2। तो पहला प्रिज्म बेटा व्हाइट लाइट को स्प्लिट कर देता है और दूसरा प्रिज्म उन 7 कलर्स को कंबाइन करके व्हाइट लाइट वापस दोबारा दे देता है। तो दिस इज नोन एज रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। So he concluded कि एंगुलर डिस्पर्जन जो पहला प्रिज्म करता है वो बराबर और ऑपोजिट होती है एंगुलर डिस्पर्जन के दूसरे प्रिज्म के, जिसकी वजह से हमको व्हाइट लाइट वापस मिल जाती है। तो ओवरऑल न्यूटन का आइडिया क्या आया, पहला व्हाइट लाइट किसकी बनी हुई है, 7 डिफरेंट कलर्स की, और एनी के जैसे उसको बेटा हम किस नाम से जानेंगे, व्हाइट लाइट के नाम से जानेंगे। आप ड्रॉ कर सकते हैं डायग्राम। हाँ जी बच्चों, लेट अस सी नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसका नाम क्या है बेटा, रेन। यूजुअली जब बेटा बारिश होती है तो बारिश के बाद हमको रेनबो जो है आसमान में नजर आता है। लेकिन रेनबो टॉपिक करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने जा रहा हूं, जो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, पर बिना इसके हम रेनबो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इस टॉपिक का नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हम शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं, TIR। अब जरा ध्यान से देखिए बेटा कॉन्सेप्ट क्या है। मेरे पास एक मीडियम है, यहां पे डेंसर है, यहां पे रेयर है, ये हमारे पास क्या होगी बेटा, नॉर्मल। एक रे ऑफ लाइट है जो डेंसर मीडियम से बेटा कहां जाती है, रेयर मीडियम। तो अगर रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाएगी तो बेटा इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये हमारा एंगल हो गया इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और आप देख सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो क्या है, ज्यादा है। अब हम क्या करते हैं, लेट अस इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। हम एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू को बढ़ाते हैं। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू को बढ़ाएंगे, अगेन बेटा डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम, ये हो गई हमारी नॉर्मल, एंड
और बेटा हमारी रे ऑफ लाइट जो है वो मूव कर रही है डेंसर मीडियम से कहां जा रही है, रेयरर मीडियम। लेकिन सिंस मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को और इंक्रीज करके इस साइड पे लेता जा रहा हूं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वजह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बेटा कितना आ जाता है, 90 डिग्री, तो बेटा इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या लिखते हैं, IC, जिसका नाम क्या होता है बेटा, क्रिटिकल एंगल। तो आई रिपीट, अगर बेटा हम एंगल ऑफ इंसिडेंस फर्स्ट केस के अंदर, दिस इज केस 1, अगर हम केस 1 से एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाना शुरू कर देंगे, तो देखिए बेटा पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस कम था फर्स्ट डायग्राम के अंदर, सेकंड डायग्राम के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने इंक्रीज कर दिया। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज करेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। तो उस टाइम पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल is angle of incidence for which refractive index is for which angle of refraction is 90 degree। तो हम इसको कैसे लिखते हैं बेटा, is angle for which angle of refraction is 90 degrees। लेकिन केस 2 के बाद भी आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू को फर्दर इंक्रीज कर दिया। आई रिपीट, आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा कर रहे हो, तो बेटा उस केस में ध्यान से देखना क्या होता है, ये रेयर है, ये नॉर्मल। तो बेटा इस केस में क्या होता है कि रे उसी मीडियम के अंदर वापस आ जाती है। तो बेटा ये हमारा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, एरो गलत बना दिया हमने, ये सही एरो है। और ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये हो गया क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सर हम तो रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, आप रिफ्लेक्शन पे क्यों आ गए, क्योंकि बेटा रे ऑफ लाइट उसी मीडियम के अंदर वापस आ गई। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बेटा किससे ज्यादा होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से इंटरनल रिफ्लेक्शन हो। तो रे ऑफ लाइट इंस्टेड बाहर जाने की बजाय उसी मीडियम के अंदर वापस आ जाती है। तो आई रिपीट, रे ऑफ लाइट बाहर जाने की बजाय उसी मीडियम के अंदर वापस आ जाती है। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो बेटा हाउ इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डिफाइंड, इट इज ऑफ bouncing back of ray of light into same medium when angle of incidence is more than critical angle। इसके होने के लिए बेटा वो दो कंडीशंस क्या हैं, पहली, रे ऑफ लाइट should travel from denser to rarer medium। एक तो ये होना चाहिए कि रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम जानी चाहिए। एंड दूसरी कंडीशन क्या है बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी मोर देन क्रिटिकल एंगल। क्योंकि अगर क्रिटिकल एंगल होगा तो बेटा वो 90 डिग्री बना लेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, लेकिन अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस तो वो रिफ्लेक्शन शो करेगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम हुआ तो वो रिफ्रैक्शन शो करेगा। यहां पे जो सेकंड डायग्राम के अंदर आर है वो भी
रिफ्रैक्शन है, लेकिन जो थर्ड केस के अंदर एंगल आर है बेटा वो रिफ्लेक्शन है, क्योंकि रे ऑफ लाइट उसी मीडियम के अंदर वापस आ जाती है। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट विद रेनबो। रेनबो हम बेटा कब ऑब्जर्व करते हैं? अब जरा देखिए बेटा, बारिश के बाद बहुत सारी छोटी छोटी पानी की बूंदें हवा में रह जाती है, तो उस वाटर ड्रॉप करके दिखा रहा हूं, ये हो गई वाटर ड्रॉपलेट। अब देखिए बेटा, ये हो गया हमारा सन। सन से लाइट जो है वो जाती है वाटर ड्रॉपलेट के पास, और बेटा अगर आप देखें बाहर क्या है? हवा, अंदर बेटा क्या है? पानी। तो जाहिर सी बात है बाहर रेयरर मीडियम हो गया और अंदर कौन सा मीडियम हो गया? डेंसर मीडियम हो गया। ये हमारी आ गई नॉर्मल, और नॉर्मल आने के बाद हमारी रे ऑफ लाइट जो है इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, और वो यहाँ पे फॉल करती है। तो यहाँ पे ठीक है, रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम। तो इस पॉइंट पे अगर आप ध्यान से देखें क्या हो गया? सिर्फ रिफ्रैक्शन। इस पॉइंट पे क्या हो गया? ओनली रिफ्रैक्शन। नाउ ये जो रे ऑफ लाइट बेटा इस पॉइंट पे मीट करती है, इस पॉइंट पे इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, जिसकी वजह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, एंड ये रे ऑफ लाइट बाहर जाने की बजाय उसी मीडियम के अंदर वापस आ जाती है। तो पहले क्या हुआ? रिफ्रैक्शन। दूसरा बेटा क्या हो गया? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और बेटा इसके बाद यहां से जब डेंसर से रेयरर मीडियम रे ऑफ लाइट जाती है, तो बेटा इट स्प्लिट्स इनटू बैंड ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। तो जो इंसान यहां पे खड़ा होता है उसको बेटा क्या नजर आता है? रेनबो। तो इस पॉइंट पे हमारे पास तीसरी ऑब्जर्वेशन आती है। वो ऑब्जर्वेशन यहां पर क्या आती है? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो तीन चीजें इन्वॉल्व होती है रेनबो के लिए। सन से लाइट निकलती है, और जब वो वाटर ड्रॉपलेट में एंटर करती है तो वो बेटा क्या शो करती है? रिफ्रैक्शन, एंड इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड वाटर ड्रॉपलेट के ऑपोजिट सरफेस पर जब वो स्ट्राइक करती है तो वहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, राइट। इस वजह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की वजह से बेटा रे ऑफ लाइट पानी की बूंद के अंदर ही वापस आ जाती है, और यहां पर इस पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट पे, जहां से जब वो रे ऑफ लाइट या व्हाइट लाइट बाहर निकलती है तो इट स्प्लिट्स इनटू अ बैंड ऑफ 7 कलर्स, जिस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? डिस्पर्शन। तो बेटा ये बहुत अच्छा एमसीक्यू बन के आता है इससे कि कौन कौन से 3 फिनोमिनास है और उनका ऑर्डर क्या है। कई केसेस में TIR पहले लिख देंगे और डिस्पर्शन बाद में लिख देंगे, और रिफ्रैक्शन सबसे बाद में लिख देंगे, तो बेटा ऑर्डर गलत हो गया। कई केसेस में सिर्फ 2 ही फिनोमिना लिख देंगे, वो भी गलत हो गया, एंड सो ऑन। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेनबो। अब इसमें कंडीशन अप्लाई ये होती है कि जिस इंसान को रेनबो दिखता है उसके पीछे सन होना चाहिए। अगर आप सन के सामने से देख रहे हैं
तो आपको रेनबो जो है वो नजर नहीं आता। तो सन हमारे बैक पे होना चाहिए तो ही हमें रेनबो जो है वो नजर आता है। कहते हैं रेनबो लाइट का कभी कभार आफ्टर या रेनफॉल वो हवा में क्या हो जाती है, सस्पेंड, जो बेटा कैसे एक्ट करती है, एक स्मॉल प्रिज्म की। तो बेटा जैसे हमारे पास अभी एक सवाल आया कि हम मल्टीपल रेनबोज क्यों नहीं देख पाते, तो बेटा उसके बड़े सारे रीजंस हैं। ठीक है, कि कितनी अमाउंट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स उस टाइम एक पर्टिकुलर जगह में हवा के अंदर है। दूसरा, क्या उन वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर जो भी एंगल फॉल कर रहा है, क्या वो ये तीनों कंडीशंस को साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस कर पा रहा है। कोई एक पर्टिकुलर जगह से अगर ये तीनों कंडीशंस बेटा साइमल्टेनियसली प्रूफ होती हैं, तो हमको रेनबो जो है वो निकल के आता है और उसी रेनबो को हम सब जो है इकट्ठे देख सकते हैं। वैसे बड़े लेवल पर बेटा कभी कभार 2 या 3 रेनबोज भी इकट्ठे निकलते हैं, पर वो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस होती है जिसमें हमको पार्ट नहीं बनना है। So we are only able to see single rainbow most of the time because it depends upon how many water droplets are capable of showing these 3 conditions simultaneously. जितनी ज्यादा होगी बेटा उतना हमें रेनबो ज्यादा बेटर, ज्यादा अच्छा नजर आता है। तो हम इस डायग्राम को हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये देखिए बेटा, ये रेनबो हमारा एक छोटा सा एग्जाम्पल हो गया, फिनोमेना हो गया। कहते हैं सन की लाइट जब फॉल करती है इन पानी की बूंदों पे, तो सबसे पहले वो क्या शो करती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्योंकि बेटा ये देखो, ये शब्द उसकी एक्सप्लेनेशन में आ रहा है, इसलिए मुझे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टॉपिक जो है वो आपको अलग से पढ़ाना पड़ा। लेटर है तो दैट इज फ्रॉम डेंसर टू रेयर टू गिव रेनबो। रेनबो में अक्सर एक अंदर होता है और रेड जो होता है बेटा वो बाहर होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बेटा रेड है अंदर है। कहते हैं एक स्पेशल खड़े हो कि सन हमारे पीछे होना चाहिए तो ही हमें रेनबो जो है वो नजर आएगा। तो ये कंडीशंस होती हैं बेटा, देख लीजिए रेनबो की। तो बेटा सन की लाइट आ गई, यहाँ पे हुआ रिफ्रैक्शन, यहाँ पे हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और यहाँ पे क्या हो गया, डिस्पर्शन। और ये देखिए अंकल के पीछे कौन है बेटा, सन है। तो ये तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली अगर होती है तो हमें रेनबो जो है वो नजर आता है। आगे बढ़ते हैं बेटा। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, मार्क कीजिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जिससे बहुत सारे रीजन बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं। हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो भी रिफ्रैक्शन कॉज कर सकता है या शो कर सकता है। सर ऐसा कैसे हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो रिफ्रैक्शन शो कर सकता है? क्योंकि बेटा हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत सारी अलग अलग लेयर्स का बना होता है एयर की, जिन सब लेयर्स की डेंसिटी जो है वो डिफरेंट है। अगर बेटा एयर की अलग अलग लेयर्स की डेंसिटी डिफरेंट है, तो बेटा हर लेयर अपने आप में एक मीडियम की तरह बनती रहती है, पहली चीज। दूसरी चीज, जितना ज्यादा हम अर्थ के सरफेस के बेटा क्लोज आएंगे एयर, उतनी ज्यादा बेटा क्या होती रहती है, डेंस होती रहती है। इसका मतलब है सनलाइट जब हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, तो बेटा हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो बाहर बहुत कम डेंस है, लेकिन अर्थ के सरफेस तक आते आते उसकी डेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो एयर इज थिकर एट द ग्राउंड लेवल। इसीलिए जब लाइट एंटर करती है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो वो पास करती है इन लेयर्स के थ्रू जिनकी डेंसिटीज डिफरेंट है।
इसका मतलब है एयर के थ्रू जब लाइट पास करती है तो लाइट अंडरगोज कॉन्टिन्यूअस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये शब्द बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा रिफ्रैक्शन जो कॉज की जाती है अलग अलग लेयर्स की हमारे एटमॉस्फेयर की, जिनकी डेंसिटीज अलग अलग है, उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब आप यहां पे देख लो, एक सिर्फ जनरल नॉलेज समझाने के तौर पे बेटा हम आपको बता रहे हैं। आपके पास जो सबसे लोअर लेयर होती है हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर, उसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। ये हमारे अर्थ से 10 किलोमीटर तक ऊंची होती है। मतलब आप ये देख लीजिए, माउंट एवरेस्ट से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक, 1.5 या 1.2 किलोमीटर ऊपर तक बेटा ट्रोपोस्फेयर होती है। सबसे ज्यादा डेंस बेटा ये हमारी दूसरी लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर, जो 11वें किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक होती है ना। इसमें हमारी ओजोन लेयर भी आती है, इसमें हमारे फाइटर प्लेन्स भी उड़ते हैं। हमारे कमर्शियल प्लेन जो होते हैं वो इतनी सी हाइट पे उड़ते हैं, माउंट एवरेस्ट से थोड़ा सा ऊपर उड़ते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि हॉट एयर बलून्स जब बेटा ट्रैवल करते हैं ऊपर की तरफ, हालांकि ये बेटा साइंटिफिक फिनोमेना है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। हॉट एयर बलून जब ऊपर की तरफ ट्रैवल करते रहते हैं तो शुरुआत में अगर वो नीचे की तरफ ट्रैवल करेंगे तो वो बड़े मोटे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं। लेकिन अगर वो राइज करते रहेंगे तो वो पतले और लंबे होने शुरू हो जाते हैं। सर ऐसा क्यों हो जाते हैं? बेटा वो एयर की डेंसिटी की वजह से, क्योंकि कम हो जाती है इसलिए वो लंबे और पतले होने लग जाते हैं। देन बेटा स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर अगर हम जाते हैं तो हमारी लेयर आती है मेसोस्फेयर, जहां पे सारे मीटियोराइट, मीटियोर्स, रॉकेट जो होता है वो ऊपर जाता है, जहां से हमारा एटमॉस्फेयर ऊपर का शुरू हो जाता है। फिर हमारे पास आता है थर्मोस्फेयर, जहां पे ठीक है आगे जाते रहते हैं, लाइटनिंग करते हैं, और सबसे ऊपर जो आता है उसमें तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो एक्सोस्फेयर की ऊपर की कोई लिमिट नहीं है। बट हमारे लिए यही चार बहुत है। हम जैसे जैसे इसको हम क्या कहते हैं, लीस्ट डेंस, हम जैसे जैसे लाइट अंदर आती रहती है वो बेटा डेंसर मीडियम से पास करती रहती है, है ना। इसीलिए आपने कभी कभार कुछ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के फिनोमेना भी देखे होंगे कि बेटा आपको किसी चीज की इमेज जो है वो ऑपोजिट भी नजर आती है। तो आप देख लीजिए बेटा, ये शिप है, लेकिन ये शिप थोड़ा अजीब सा लग रहा है, ये ऊपर की तरफ उल्टा भी लग रहा है ना। एक्चुअली में मिराज हमारे कोर्स में नहीं है। तो ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। अब देखिए बेटा, ये कार आप गर्मी में, खूब गर्मी में देख रहे हैं तो ऐसे लगता है बेटा कि यहाँ पर बेटा क्या पड़ा हुआ है, पानी। लेकिन एक्चुअली में बेटा ये पानी नहीं है, जो आपको पानी जैसा लग रहा है ना, ये पानी नहीं है। ये बेटा एटमॉस्फेयर की लेयर की वजह से ऐसा दूर हमको दिखता है बेटा कि वहां पे पानी है। ये सबसे एरिया में पहले जमाने में क्या होता था, जो सहारा डेजर्ट, थार डेजर्ट, लोग जो डेजर्ट में घूम जाते थे उनको दूर से दिखता था कि बेटा डेजर्ट में, रेगिस्तान में वहां पे पानी है, वाटर है। लेते थे, जैसे वहां पहुंचे तो पता लगा वहां पे तो कुछ ऐसा है ही नहीं। तो बेटा दिस फिनोमेना इज मिराज। इस वजह से लोग जो थे डेजर्ट में लॉस्ट हो जाते हैं। डेजर्ट में बहुत मुश्किल होता है रास्ता ढूंढना, क्योंकि एक तो पेड़ भी नहीं है, इट इज ओनली सन, जिसकी वजह से बेटा हम वे जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड प्लेसेस इन डेजर्ट। डेजर्ट में बहुत धोखा होता है विजन का, कि वहां पे पानी है, वहां पे पानी है, पानी पी लेते हैं, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो पता लगता है कि वहां से पानी नहीं है, वो तो अभी यहाँ से और 5-10 किलोमीटर आगे है। तो एक बहुत पुराना फिनोमिना है, बट अब तो हमें इसकी सेंस है, इसकी नॉलेज है। बट इसलिए हम इसको ऑब्जर्व, हम इस चीज में, कॉन्सेप्ट में कम फंसते हैं। ऑल दीज फिनोमिनाज आर बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो अभी हम पढ़ने।
बेटा आज हम इस लेक्चर में सिर्फ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ही पढ़ रहे हैं। टॉपिक्स बेस्ड ऑन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के एप्लीकेशंस हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को ही जानेंगे।